18वीं सदी की वो कुर्सी काफी मजबूत थी। उसमें की गई कारीगरी भी कमाल की थी कि जो भी देखे वो मुग्ध हो जाए। इस वक्त वो एक आलीशान घर के कमरे में सजी हुई थी, जिसका मालिक शायद अभी अभी उसे किसी नीलामी से खरीद कर लाया था। उसे अपने ऊपर काफी फक्र हो रहा था कि उसने इस चेयर को खरीद लिया, जिसे पाने के लिए कई लोग मचल रहे थे। और वो फिर तो क्या, बहुत पुरानी 18वीं सदी की थी, तो लोग तो मचलेंगे ही। उस कुर्सी को लाए हुए उसे कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मजाल कि उसने उसमें किसी को बैठने दिया हो। कई दिन तक तो उसने उस कुर्सी को एक शोकेश के तौर पर बस सजा कर रखा था। घर पर आने जाने वाले लोगों को बड़े ही घमंड से वो दिखाया करता था। ना किसी को बैठने देता और ना ही खुद बैठता था। उसे उस कुर्सी को निहारते हुए देखना काफी पसंद था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उस वक्त उसका वो आलीशान घर पूरी तरह से खाली था। और इसी समय का फायदा उठाते हुए कुछ चोर उसके घर में घुस आए और अपनी चोरी का सामान तलाश करने लगे। तभी उन चोरों की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी और जैसा कि होना था, उस कुर्सी को देखकर वो चोर भी मुग्ध हो गए और उनकी भी नीयत पलट गई। उस कुर्सी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था, सो उन्होंने पूरा मन बना लिया कि वो इसे भी लेकर चलेंगे। वो लोग जब उस कुर्सी को उठाने लगे तो कुर्सी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान तो हुए और फिर ये सोचकर कि शायद पुराने ज़माने की है और भारी भी, ये सोचकर उन्होंने रहने दिया। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा, कुर्सी ले नहीं जा सकते तो क्या, इसमें कम से कम बैठ कर तो देख ही सकते हैं। देखे तो बैठ कर कैसा लगता है। इस कुर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हुए उनमें से एक उस कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वो कुर्सी आगे पीछे होती थी। उसमें बैठते ही काफ़ी सुकून सा मिलने लगा उसे। और फिर वो अपनी आंखें मूंदने लगा कि उसके दूसरे दोस्त ने अचानक से उसे धक्का देकर उठाया और खुद भी वो उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों उस कुर्सी को निहारते रहे, उसमें बैठे। उसके बाद कुछ चीज़ें चोरी करने के बाद वो दोनों चलते बने। जब उस घर का मालिक आया तो पाया कि उसके घर पर चोरी हो चुकी थी। उसने इसकी शिकायत भी की और जल्दी उन चोरों का पता भी चल गया और बताए अनुसार पुलिस भी उस पते की ओर चल पड़ी। उन्हें उनका घर मिल गया। वो उनके घर के दरवाजे के एकदम करीब थे और जैसे ही पुलिस ने उन चोरों का घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का जो नज़ारा था वो देखकर उस मकान मालिक के साथ साथ पुलिस भी हैरान थे। वो दोनों चोर जिन्होंने चोरी की थी, वो दोनों इस वक्त फर्श पर मरे हुए पड़े थे और बहुत ही अजीब तरीके से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। बड़े अजीब तरीके से वो दोनों मृत पाए गए थे। ये देखकर पुलिस को बड़ा ही अजीब लगा। आसपास कुछ भी सुराग नहीं मिला और ना ही कोई वजह। खैर, मामला जल्दी ही खत्म हो गया। काफ़ी दिन तक वो कुर्सी उस घर की शान बढ़ाती रही और उस घर का मालिक भी बड़ा ही अकड़ता रहा उस कुर्सी के लिए। आखिरकार उसने भी एक दिन अपना मन बना ही लिया उस कुर्सी पर बैठने का। वो बैठा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे बड़ा सुकून सा लगा और उस कुर्सी पर बैठते ही उसकी नींद लग गई। इस वक्त ज़ोर ज़ोर से घर की बेल बज रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था
शायद बाहर उस आदमी से मिलने के लिए उसका कोई दोस्त आया हुआ था। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने उसे फ़ोन किया और उसका फ़ोन भी उसने नहीं उठाया तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने सिक्योरिटी की मदद से दरवाज़ा तोड़ने का तय किया। दरवाज़ा तोड़कर वो घर के अंदर घुसा। काफ़ी छानबीन करने के बाद वो ऊपर रूम की तरफ गया जो उसके दोस्त का रूम था और जैसे ही वो रूम में गया सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका दोस्त नीचे ज़मीन पर अजीबोगरीब तरीके से पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन वो मर चुका था और उसके बाजू में कुर्सी भी रखी हुई थी। उसका दोस्त ये सब देखकर काफ़ी चकित रह गया। कुछ दिन बाद वो कुर्सी उस घर में वैसी ही पड़ी रही। तब उसके दोस्त को एक बात मालूम पड़ी कि कुछ दिन पहले चोर भी इस घर में आए थे और वो लोग भी कुछ इसी तरह से मरे पाए गए थे। उसे इस बात की भनक लगी तो उसने थोड़ी छानबीन करने की ठानी, क्योंकि सबकी मौत लगभग एक ही तरीके से हुई थी और ये काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए उसने उसका कारण जानना चाहा। वजह जानते जानते उसे उस नई चेयर के बारे में पता चला जो कि उसका दोस्त कुछ महीने पहले ही अपने घर पर लेकर आया था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि जब वो मरा हुआ था तब वो कुर्सी उसके बाजू में ही थी। इसलिए उसने उस कुर्सी के बारे में पता लगाने का तय किया और काफ़ी पता लगाने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां वो उस कुर्सी के नीलामी में रखी गई थी। वहां पर पता करके उसे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने भी किसी जगह से खरीदा था, लेकिन उसे काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा उस कुर्सी से महसूस हो रहे थे। इसलिए उसने उसे बेचने का फैसला किया। उसके उस दोस्त ने काफ़ी पता लगाया और काफ़ी खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चला कि उस कुर्सी का इतिहास काफ़ी पुराना है और जिसकी भी कुर्सी थी उसका घर जब उसके मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद बिकने लगा तो घर खरीदने वाले ने सबसे पहले इस कुर्सी को ही अपने पास रख लिया। तब से कुर्सी ना जाने कितने लोगों के पास से गुजरती हुई तब जाकर उसके दोस्त के पास आए थे और फिर उसे मालूम पड़ा वो राज जिसे सुनकर वो सुन्न रह गया। उसे उस व्यक्ति ने बताया कि उस कुर्सी के बारे में वो काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि जो घर बिका हुआ था उस घर के एरिया के पास ही वो रहता था, जो कि अब काफ़ी विकसित हो चुका था। उसने अपने दादाजी से उन सब कहानियों के बारे में सुन रखा था जो बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं थे। उसी के तर्ज पर उसने उस दोस्त को सारी कहानी बतानी शुरू की। ये कुर्सी 18वीं शताब्दी की है जो कि कर्नल जिम मोर्न की थी। 1876 में जिम मोर्न उस समय भारत के किसी पद पर अधीन थे। ये जो कुर्सी है वो उसी की थी। उसे एंटीक चीज़ों का काफ़ी शौक़ था, इसलिए वो हर चीज़ अपने लिए अलग से ही चाहता था। तो वो चाहे पलंग हो या फिर कोई और चीज़, जो भी उसे कारीगरी से बनवा देते हैं, उसी में वो ये कुर्सी भी थी जिसे उसने बनवाया था। लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा उसे इस कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस कुर्सी में जो कारीगरी थी वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जिसने उस कुर्सी को बनाया उसे भी उसने मार दिया ताकि ऐसी कारीगरी कुर्सी वो किसी और को बनाकर ना दे। वो कुछ मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी था। बस अकेले उस कुर्सी पर दिन भर बैठा ही रहता। उस वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि उसे कुछ और सूझता नहीं था। काफ़ी हद तक वो एक मानसिक रोगी की तरह हो गया था और एक दिन
उसकी कुर्सी में बैठे बैठे ही मौत हो गई। कहा जाता है कि वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस कुर्सी में ही रह गई जो कि सबसे उसे प्रिय थी। कई दिन तक वो कुर्सी ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन जब उस कुर्सी पर जो भी बैठे उन सब की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो गई थी। सबकी आंखें खुली रहती, मुंह खुले रहते और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हुए थे, जैसे कि उन्हें काफ़ी घुटन से मारा गया हो और हाथ पैर टेढ़े कर दिए गए हों। जब कुछ लोगों की मौत इस कुर्सी पर बैठने से हुई तो इसके नकारात्मक तथ्यों की जांच की गई। इस कुर्सी को चर्च ले जाया गया और फिर वहाँ काफ़ी निरीक्षण करने के बाद इस कुर्सी को एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस की गई। बाद में ये बताया गया कि उस कुर्सी पर उस कर्नल की आत्मा बस चुकी है, इसलिए जो भी उस कुर्सी में बैठता है वो उन्हें मार देता है। वो उनके मन और दिमाग को भी अनियंत्रित कर देता है, जिससे कि इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और घुटन से तड़पने लगता है, अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिस वजह से उसकी इसी हालत में मौत हो जाती है। इसलिए जो भी आदमी मरता है उसकी आंखें और मुंह खुली रह जाती हैं और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस कर्नल को वो कुर्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई और इस कुर्सी पर बैठे। इसलिए जो भी इस कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करता उसकी आत्मा उन सबको बेहद ही निर्दयी तरीके से मार देती। ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने इस कुर्सी के प्रति डर बैठ गया था और फिर ये कुर्सी कई दिनों तक एक एंटीक शॉप में पड़ी रही। लेकिन साल दर साल और फिर सदियां बीत गई और सब लोग भी इस बात को भूल गए और आज घूम फिर कर इस कुर्सी ने वापस से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस आदमी को जिसने अपना दोस्त भी उस कुर्सी की वजह से खो दिया था, वो वापस गया और उस कुर्सी को उसने वापस चर्च लेकर गया और वहाँ उसके बारे में बताया। मालूम करने पर पता चला कि उस कुर्सी में अभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसलिए कुछ विधि विधान से उस कुर्सी पर किया गया और फिर उसके बाद कुर्सी को एक म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर लटका कर, ताकि लोग उसके बारे में जानें लेकिन बैठ ना सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूँ। पैसा काफ़ी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू करूँ। नौकरी से अब उकता गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिताजी जिंदा थे, ऐसा कोई ज़िंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तेफाकन ये बुज़ुर्ग उनके बगल में ही बैठ गए और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे फ़िलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा,
तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ क्यों नहीं आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला, उसे वहीं रहना पसंद है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी भी गुजर गई। इन सब के लिए वो खुद को दोष देता है, कहता है कि वो ही बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है, मगर ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है अंकल। तो इस पर उन अंकल ने कहा, हाँ ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये तो भगवान का किया धरा है, अब क्या कहें। फिर आकाश ने कहा, अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मुझे एक दिन कॉल किया उसने। फिर वैसे भी अभी मैं खाली ही बैठा था तो सोचा कि उससे मिलकर ही आता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से ज़िंदगी बसा ले, अकेले काटना बेहद ही मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति से सिर हिलाया, कोशिश करूँगा। वो लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुँच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि या फिर अपने घर वापस आने पर। रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें, यही सब देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज़्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज़्यादा लगती थी वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। अभिषेक का घर 3 मंजिला था जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ का आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुला जगह भी था जहाँ पर गार्डन आदि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए मगर वो सारे पेड़ जैसे सूख चुके थे। घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई हो। खैर, आकाश घर के नज़दीक गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाज़ा खोला। अभी खड़ा ही रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज़ कमीज़ बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियाँ उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरा शरीर महसूस हो रहा था। सब गांवों का आबो हवा खान पान का असर है, तुम अमेरिका वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला। चल भाई, अब आ गया हूँ, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबो हवा मुझ पर क्या असर करती है। आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा, जिसके बाद उन दोनों के बाद थोड़ी इसी तरह की बातचीत होने लगी। जिसके बाद आकाश ने अभिषेक से कहा, अच्छा तू रुक, मुझे एक काम करने आना है, ठीक है, मैं अभी तुरंत ही आता हूँ। जिसके बाद आकाश घर से निकलकर वापस से बाजार की तरफ चला गया। दरअसल आकाश अभिषेक के घर काफ़ी सालों के बाद आया था और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मगर उसे याद ही नहीं रहा, इसलिए वो बाजार मिठाइयाँ खरीदने गया था। उसे पास ही में राजीव चाचा की दुकान दिखी। वो राजीव चाचा को बहुत अच्छे से जानता था। राजीव चाचा अभिषेक और आकाश को बचपन से जानते थे। वो वहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने गया। राजीव चाचा को
उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर फिर उनके कहने पर वो उसे पहचान गए। राजीव चाचा ने आकाश को कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अभिषेक के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। तो इस पर आकाश ने हैरान होते हुए राजीव चाचा से पूछा, अभिषेक के बारे में क्या? तो इस पर राजीव चाचा ने कहा, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? अभिषेक ने अभी 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली। ये सुनकर तो आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब अभिषेक 2 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर वो कौन था जिसे अभी आकाश मिलकर आया था।